भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी दिल्ली में एमसीडी में सरकार है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इस पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी की जगह अपना नाम बदल के कर देना चाहिए भारतीय गुंडा पार्टी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी सामने आ रही है। हमने देखा कि किस तरह जब सीएम के घर के बाहर भाजपा के पार्षद बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, तो कहने को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, लेकिन सीएम के घर की प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को, सीसीटीवी कैमरा को तोड़ा गया। ये रिकॉर्डेड है। आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। उसी के 2 दिन बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के घर पर, उनके परिवार पर हमले की कोशिश हुई। वही भाजपा के गुंडे पहले कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, और ये भाजपा के गुंडे जब डिप्टी सीएम के घर के बाहर पहुंच जाते हैं तो पुलिस के साथ ऐसी साठगांठ है कि पुलिस बैरिकेड हटा देती है। पुलिस उन गुंडों के साथ डिप्टी सीएम के घर के दरवाजे तक जाती है। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो पुलिस साइड होकर रास्ता दे देती है, और वो गुंडे घर में घुसने की कोशिश करते हैं ऐसे समय पे जब सिर्फ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी की पत्नी और बच्चे घर पे थे। हमने ये भी देखा कि उसी के कुछ दिन बाद भाजपा के गुंडे, और सबसे आगे लीड में थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पे प्रोटेस्ट के नाम पे जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, गेट तोड़ के अंदर चले जाते हैं, वहां पे शीशे तोड़े जाते हैं, गमले तोड़े जाते हैं, दरवाजों पे कालक पुताई जाती है। यह है भाजपा की गुंडागर्दी। आजकल दिल्ली में भाजपा की गुंडागर्दी चरम पर है, और आज हम आपके सामने भाजपा की ऐसी ही गुंडागर्दी के 2 उदाहरण और सामने रखने वाले हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि अब यह भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, यह भारतीय गुंडा पार्टी हो गई है। आज हमारे साथ जीतू सैनी जी हैं। ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। प्रहलादपुर में रहते हैं, मित्तल कॉलोनी में, तुगलकाबाद विधानसभा में। कुछ दिन पहले ये हमारे साथ मिलकर रमेश बिधूड़ी जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने गए, जब रमेश बिधूड़ी जी ने किसानों के खिलाफ बहुत ही घटिया अपशब्द बोले। हम तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने गए थे। जहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहीं पर खड़े रहे। ना कोई गुंडागर्दी हुई, ना कोई तोड़ फोड़ हुई, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लेकिन भाजपा के गुंडे क्या करते हैं? जब ये अपने घर पहुंचते हैं तो इनको फोन पे धमकी आती है रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे मनीष बिधूड़ी से, और वो इन्हें कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रमेश बिधूड़ी जी के घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करने की। और फिर वही मनीष बिधूड़ी जीतू सैनी के प्रहलादपुर के घर में आते हैं, अपने गुंडों के साथ आते हैं और इनके साथ मार पिटाई करते हैं, और उनको ये बोल के जाते हैं कि फिर से अगर रमेश बिधूड़ी जी के खिलाफ तुमने प्रोटेस्ट करने की हिम्मत करी तो अभी तो तुम्हारा सिर्फ हाथ तोड़ा है, बड़ी हाथ दिखाइए, अभी तो तुम्हारा सिर्फ हाथ तोड़ा है, आगे इसके बाद तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह है भाजपा की गुंडागर्दी। जीतू, आप एक बारी बताएं कि क्या हुआ उस दिन। सभी मीडिया कर्मियों को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं देश की मीडिया के माध्यम से कि मैंने जब अपनी राजनीति की शुरुआत करी तो मैंने अपना जो मेरा आइडियल है वो विक्रम बिधूड़ी है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मीडिया है देश के सामने। जब मैंने
उस टाइम पे जब मैं भाजपा में था, फिर मैंने 3 साल बाद मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। मैं निस्वार्थ मेहनत कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी में, मैंने वहाँ भी निस्वार्थ मेहनत करी। मैंने अभी परसों जब हमारे यहाँ प्रोटेस्ट था रमेश बिधूड़ी जी का, मैं वहाँ गया था, प्रोटेस्ट में गया था। और वहाँ से जब मैं घर आया तो उसके बाद मेरी मुखबरी होने लगी। और मैं जब परसों शाम को घर पहुँचा तो मेरे पे पहले फ़ोन आने लगे, जी हमें पार्टी ज्वाइन करनी है। मैंने कहा रात में पार्टी ज्वाइन नहीं होती है, कि हमें आपसे मिलना है। तो फिर मैं जब घर गया तो घर पे 3-4 लड़के आए। तो जब 3-4 लड़के आए तो कहने लगे आपको बाहर बुलाना चाह रहे हैं। मैंने भाई को भेजा, छोटे अपने बीच वाले भाई को, मैंने भाई आप देख के आओ कि बाहर क्या हो रहा है। तो बाहर देखे लड़के, मेरी एक लाली है छोटी सी मेरे भाई की, वो भी साथ गई थी। मैंने सोचा कहीं हमला ना हो जाए, मैं भी पीछे से जाऊं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मनीष बिधूड़ी गाड़ी के पीछे खड़ा था और उसने मेरे में घूंसे मारने चालू कर दिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ रमेश बिधूड़ी से, जो सांसद हैं दिल्ली के, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या गुंडागर्दी से आप राजनीति करोगे? क्या कार्यकर्ताओं को तोड़कर आप गुंडागर्दी से लाओगे वापस? क्या आप मुझे मार पीट कर आप अपनी टीम में दोबारा लेना चाहते हो? मैं आपकी राजनीति को जीरो समझता हूं। अगर आपको राजनीति करनी है तो कम से कम ये तो रखो कि भाई कार्यकर्ताओं को मानने से आपको क्या मिलेगा। मैंने हमेशा आम आदमी पार्टी में नहीं। पुलिस थाने का बताइए, उसकी बात क्या? पुलिस, मैं जब रात में जब हुआ ये मैटर तो पुलिस को फोन करा, तो उसके बाद 2 घंटे बाद पुलिस आई, SHO साहब खुद आए। और जब वहाँ आए तो मेरे को कहने लगे क्या हुआ है। मैडम जी होना तो जो हो गया, आप आ रहे हो 2 घंटे बाद। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी कंप्लेंट्स दी, वो अभी तक शायद रजिस्टर हुई है नहीं हुई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ मैंने लिखवाई है वो कंप्लेंट। लेकिन अभी तक FIR हाँ अभी नहीं हुई है वो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ पुल पलातपुर और तुगलकाबाद विधानसभा से, कि मैं राजनीति तो करूँगा, जो इन्होंने ये कोशिश करी है मुझे मारने की, पीटने की और धमकाने की, मैं राजनीति पूरी तरह के अब आम आदमी पार्टी में करता रहूँगा। जीतू सैनी ने SHO को 100 नंबर पे कॉल किया, 2 घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई। उसके बाद भी इनकी कंप्लेंट देने के बाद 2 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस ने कोई भी FIR लॉन्च नहीं की है। तो भाजपा एक तरफ गुंडागर्दी करती है, चाहे CM हाउस के बाहर, चाहे डिप्टी CM हाउस के बाहर, चाहे दिल्ली जल बोर्ड में, चाहे कार्यकर्ताओं को पिटाई करके, और एक तरफ भाजपा गुंडागर्दी करती है और दूसरी तरफ भाजपा अपनी पुलिस को आदेश देती है कि जो गुंडागर्दी कर रहा है उसका एक बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को गुंडागर्दी करने दो, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं लॉन्च होगी, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। उसी दिन, जिस दिन जीतू सैनी जी के साथ मार पिटाई हुई रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे मनीष बिधूड़ी जी द्वारा और उनके गुंडों द्वारा, उसी दिन ये सुधीर बिधूड़ी जी हैं, ये तुगलकाबाद गांव में रहते हैं, इनके साथ भी रमेश बिधूड़ी जी के बेटे हिमांशु बिधूड़ी और उनके भतीजे मनीष बिधूड़ी जी ने मारपीट करी। और ना सिर्फ मारपीट करी, इस मारपीट के पीछे एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी और जो उगाही चलती है भाजपा के नेताओं द्वारा, वो भी सामने आई। क्यों? क्योंकि सुधीर बिधूड़ी जी के पास ओखला फेज 1 के पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट है और इन पर दबाव बनाया जाता है कि तुम्हारे पास जो पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट है इसका एक हिस्सा हमारे लिए छोड़ो, क्योंकि हम वहां से उगाही करेंगे। यह हिस्सा छोड़ भी देते हैं तो कुछ दिनों बाद इन पे दबाव बनाया जाता है कि एरिया जो हमारे लिए उगाही के लिए है और एरिया छोड़ो और साथ में 50,000 रुपए महीना दो। जब ये उसके लिए मना करते हैं तो इनके ऑफिस में आकर इनके साथ मनीष बिधूड़ी, हिमांशु बिधूड़ी और उनके गुंडे इनके साथ मार पिटाई करते हैं। आप अभी तक देख सकते हैं कि इनके ऊपर पट्टी लगी हुई है इनकी आंख पर, क्योंकि इनके साथ मार पिटाई हुई है। इनके ऑफिस के CCTV कैमरा पे ये पूरी मार पिटाई कैप्चर होती है और हम वो CCTV फुटेज आपको दिखाना चाहेंगे कि ये साक्षात प्रमाण है कि मार पिटाई रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के लड़कों ने करी है।
लेकिन ये भी 100 नंबर कॉल करते हैं, पुलिस थाने जाते हैं, लेकिन आज 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, जबकि पूरा एविडेंस है कि किस तरह से इनके ऑफिस में घुसकर मार पिटाई की गई है। आप एक बारी फिरोज वो सीसीटीवी की फुटेज चलाइए। ये सीसीटीवी की फुटेज है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एंटर कर रहे हैं। जो ब्लैक जैकेट में है वो हिमांशु बिधूड़ी हैं, और ये वाइट में मनीष बिधूड़ी, और वाइट में मनीष बिधूड़ी हैं। अब आप देखिए, देखिए साफ दिख रहा है बहसबाजी हो रही है, धमका रहे हैं, गुंडे इनके ऑफिस में अंदर घुस रहे हैं। ये मारा है और ये मारा है इनको। ये देखिए सांसद के लड़के हैं मनीष बिधूड़ी, सांसद के लड़के, सांसद के भतीजे इनके ऑफिस में घुसकर इनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उगाही का पैसा मांगा गया इनसे, इन्होंने देने से मना कर दिया। रोक दीजिएगा, वो एक बारी फोटो दिखाइए। ये जो सारी सीसीटीवी की क्लिप है ये हम आपसे शेयर करेंगे, जिसमें, और हम आपको ये उसका एक शॉट कैप्चर करके दिखा रहे हैं, जिसमें बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर देते हैं कि कौन कौन सा व्यक्ति है, और इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जो व्हाइट शर्ट में है वो मनीष बिधूड़ी हैं, जो उनके भतीजे हैं। ये जो काली जैकेट में है ये हिमांशु बिधूड़ी हैं, जो सांसद रमेश बिधूड़ी के बेटे हैं। और सीसीटीवी फुटेज पे क्लियरली कैप्चर हो रहा है कि वो सुधीर जी के ऑफिस में घुसकर उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं। सुधीर जी, आप एक बारी बताइए कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ। ये मेरा पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट 2019 से चल रहा है जी। मैं ऑथराइज एमसीडी से टेंडर लिया हुआ है, साउथ एमसीडी से। उसमें मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ पार्किंग के अंदर। मैंने काफ़ी टाइम से कुछ कंपनियाँ इनके एवज़ में छोड़ी हुई थी, जिनमें इन्होंने ये कहा हुआ था कि जो पार्किंग स्पेस बाहर का एक कंपनी का है वो आप नहीं लेंगे, वो हम अपने आप डील करेंगे इनसे। मुझे उनसे पैसे नहीं लेने दिए जा रहे थे। एक डी, जो कल परसों का ये हादसा था, D90 KEI मल्टीनेशनल कंपनी है, KEI जो वायर बनाती है, उस कंपनी को लेके मुद्दा था। उसमें से ये 1.5 लाख रुपए हर महीने हिमांशु बिधूड़ी, खुद रमेश बिधूड़ी जी का लड़का है, जो वो वहाँ से पैसे लेता था अपने लड़कों के साथ जाके। उन्होंने अब दोबारा दबाव बनाया कि 4 कंपनियां और छोड़नी है आपने, इसके अलावा उसका पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, या तो आप मुझे अलग से पैसा और दो और इन कंपनियों को भी छोड़ो। परसों का ये इंस्टेंट था। मैंने जब इनसे मना करा कि मैं अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकता भाई, मुझे एमसीडी में भी पैसा जमा कराना होता है हर महीने, लेकिन इन्होंने उस बात को दरकिनार किया और मेरे साथ आके मेरे ऑफिस में, मेरे भाई का ऑफिस था, इनकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थी, इन गाड़ियों को हटाने के लिए उन्होंने बोला कि इस पार्किंग स्पेस को खाली करो, यहाँ से पैसा हम लेंगे। ये मुझे ऑलरेडी पैसा देते थे उस पार्किंग स्पेस का। मैं इनके ऑफिस में गया तो इन्होंने इन्हीं के ऑफिस में आके मेरे साथ मार पिटाई की और इनके साथ भी मार पिटाई की कि आपको जान से मार दिया जाएगा अगर आप पैसे नहीं देंगे, और इस ओखला के अंदर हम आपको काम नहीं करने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। इनका हर महीने पैसे मांगने का हिसाब हर कंपनी से होता है, जो हमने छोड़ी हुई थी ऑलरेडी। इनसे खुद डायरेक्ट पैसा लेते थे। ये जो दोनों उदाहरण हैं कि किस तरह से रमेश बिधूड़ी जी के परिवार ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर पिटाई करी उनके घर जाके,
और किस तरह से सुधीर जी ने जब उगाही का पैसा देने के लिए मना किया, उन्होंने जब कहा कि हम आपके लिए नहीं छोड़ सकते हैं, हम आपको 50,000 रुपये महीने नहीं दे सकते हैं, तो उसके बाद उनके ऑफिस में घुसकर, वो एक बारी फोटो फिर से जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, उनके ऑफिस में घुसकर खुद रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे ने इनके साथ मार पिटाई करी कि आज भी हम देख सकते हैं कि इनकी आंख पे पट्टी लगी हुई है, ये अपना हाथ भी नहीं उतार पा रहे हैं आंख से, कि अभी तक उस मार पिटाई का असर इनके ऊपर है। मैं आज भाजपा से पूछना चाहती हूं कि क्या आपका लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है? मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि क्या आपने ये तय कर लिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय गुंडा पार्टी बनना चाहते हैं? क्या जो आपके सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, जो वही व्यक्ति हैं जिनने अपने ही पार्टी के पूर्वांचल के पदाधिकारी को मारा था, पीटा था, सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर मारा था, वही रमेश बिधूड़ी इलाके में उगाही करते हैं, पार्किंग का पैसा लेते हैं, और जो उगाही के पैसा देने के लिए मना करता है उनके बेटे, उनके भतीजे जाके उनकी पिटाई करते हैं? तो हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप इस तरह की उगाही और इस तरह की गुंडागर्दी से सहमत हैं? क्या ये जो गुंडागर्दी भाजपा कर रही है, हम अमित शाह जी से भी पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये उगाही और गुंडागर्दी आपकी सहमति से हो रही है, आपकी प्रोटेक्शन में हो रही है? रमेश बिधूड़ी जी को भाजपा से निलंबित करना होगा, प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, और अगर वो रमेश बिधूड़ी को इस गुंडागर्दी के लिए निलंबित नहीं करते हैं, पार्टी से नहीं निकालते हैं, तो ये दिल्ली की जनता के सामने साफ हो जाएगा कि ये सिर्फ रमेश बिधूड़ी की गुंडागर्दी नहीं है, ये भाजपा की गुंडागर्दी है, जो अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही बल्कि भारतीय गुंडा पार्टी हो गई है। थैंक यू। पार्किंग कैंसिल करने के लिए भी इन्होंने बोला था एमसीडी को लेकर मेरा क्वेश्चन है कि इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले किसी को ब्लेम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसमें सफल जो है वो दिल्ली की जनता कर रही है, पब्लिक कर रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ब्लेम पॉलिटिक्स नहीं है। हमारे सामने तो हम तो सिर्फ एक बहुत क्लियर कच्चा चिट्ठा पेश कर रहे हैं कि 2,500 करोड़ का लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर हुआ है। करप्शन क्या होता है? हम 2G घोटाला किसे कहते हैं? हम कोलगेट घोटाला किसे कहते हैं? हम उसे कहते हैं जब एक्सचेकर को किसी अमाउंट का लॉस होता है, जो पैसा सरकारी खजाने में जाना था, जब उस पैसे की चोरी होती है, वो पैसा सरकारी खजाने में नहीं पहुंचता, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। ये 2,500 करोड़ का घोटाला जो भाजपा ने किया है, ये दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। ये शीला दीक्षित जी के कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को भी पीछे छोड़ देता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 2,500 करोड़ तो खा गए, पचा गए, अब हमें और पैसा दो कि हम उसकी चोरी कर सकें। ये 2,500 करोड़ क्या था? इससे टीचरों की तनख्वाह का पैसा जाना था, इससे नर्सों की तनख्वाह का पैसा जाना था, इससे डॉक्टरों की तनख्वाह का पैसा जाना था, इससे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा जाना था। लेकिन वो पैसा कहां गया? वो चला गया भाजपा के नेताओं की जेब में। जैसे अभी हमारे पास सामने एक साक्षात एक व्यक्ति खुद कह रहे हैं कि हमें एमसीडी की पार्किंग मिली, लेकिन हमसे पैसे उगाए जाते हैं कि हमें ये पैसा भाजपा के नेताओं को पहुंचाना होता है, और अगर हम मना करते हैं पैसा पहुंचाने के लिए तो उनके गुंडे हमारे ऑफिस में आके हमारे साथ मारपिटाई करते हैं। तो आज भाजपा का भ्रष्टाचार और भाजपा की गुंडागर्दी दोनों दिल्ली की जनता के सामने है। एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे मिलेगी मैम? ये तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि जो 2,500 करोड़ सबकी तनख्वाह देने के लिए थे, वो पैसे कहां गए? भाजपा खुद मानती है
कि उनके पार्षद भ्रष्ट हैं। पिछली बार जब एमसीडी का चुनाव था तो अमित शाह जी ने खुद कहा कि हमारे पार्षद भ्रष्ट ने, हमें सबकी टिकट बदलनी होगी। इस बारी भी आप देखिएगा, अगले चुनाव से पहले सारे पार्षदों की टिकट बदल जाएगी। तो सारे नेताओं को भी लगता है भाजपा के कि सिर्फ 1 साल बचा है और चोरी करने के लिए, तो जितना पैसा खा सकते हैं, जितना पैसा बचा सकते हैं, हम बचा जाए। एक बारी पहले इस इशू को, भाजपा ये कहती है कि आप उनके केस क्यों नहीं करते 2,500 करोड़ पे सीबीआई में? हम तो चाहते हैं, हम इसीलिए एलजी साहब से मिलने जा रहे थे, हम इसीलिए अमित शाह जी से मिलने जा रहे थे। देखिए हमारे पास तो सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करने की पावर नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करने की पावर दिल्ली में एलजी साहब के पास है। सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करने की पावर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है। लेकिन जब हमारे विधायक अमित शाह जी से मिलने जाते हैं तो उनको घर से उठा लेते हैं। इतना डर क्यों? जब मैं खुद गई थी एलजी साहब के पास, मेरे साथ 3 पार्षद गए थे जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं तीनों हाउस के। हम 4 लोग थे, वहां पे 400 पुलिस वाले थे, 400 पुलिस वाले। क्यों एलजी साहब इतना डरते हैं? एलजी साहब इसलिए डरते हैं, सुन लीजिए। लिखना पड़ेगा ना मैडम, लेटर तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जाएगा या क्यों? सेक्रेटेरिएट से जाएगा कि सीबीआई? जब आम आदमी पार्टी के नेता सारे कागजात के साथ एलजी साहब को और अमित शाह जी को मिलना चाहते हैं, सारा मामला सामने रखने के लिए, तो वो अपने घर को छावनी क्यों बना लेते हैं? मैं बताती हूं क्यों बनाते हैं। क्योंकि जो 2,500 करोड़ का भ्रष्टाचार है, ये भाजपा के पार्षदों तक सीमित नहीं है, इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि एलजी मिलने तक को तैयार नहीं है। मिल लेते हमसे, अमित शाह जी मिल लेते राघव चड्ढा जी से, ऐसा क्या हो जाता? चिट्ठी ले लेते हमसे, ऑर्डर कर देते इंक्वायरी। अगर भाजपा ने 2,500 करोड़ का घोटाला नहीं किया है तो एलजी साहब और होम मंत्री साहब क्यों नहीं ऑर्डर कर देते सीबीआई की इंक्वायरी? वो तो हमसे कंप्लेंट लेने को भी तैयार नहीं है। आप एलजी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल। क्यों उन्होंने अपने घर को छावनी बना के रखा? क्यों हम सबको पुलिस से घसीट के उठवाया कि हम उनके घर तक भी ना पहुंच सके, हम उनको एक चिट्ठी तक ना दे सके? ऐसा क्या डर हो गया कि 4 लोगों से मिलने के लिए उन्हें 400 पुलिस वाले वहां पे बुलाने पड़े? आप अगर उस दिन होते, आप में से कुछ आपके साथी मौजूद थे, एलजी हाउस पुलिस की छावनी बनी हुई थी। तो ये कैसा डर है? ये भ्रष्टाचार पकड़े जाने का डर है जो भाजपा, और इसीलिए भाजपा आजकल ये सब झूठे आरोप भी लगा रही है कि हमें और पैसे दो, क्योंकि वो इस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाना चाहती है। मैम एक सवाल, ये सवाल अलग है। सुदर्शन चैनल के प्रधान संपादक बिंदास बोल के जरिए लगातार धर्मांतरण के ऊपर पर्दाफाश कर रहे हैं। धर्मांतरण कानून की मांग की कवायद अब इस हिंदुस्तान में बनने लगी है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, सुदर्शन चैनल के जो व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है। हमें एक बारी देखना पड़ेगा कि वो क्या मामला सामने रख रहे हैं। धर्मांतरण कानून के लिए आपके लिए क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सवाल का जवाब दे दीजिए मैम। धर्मांतरण कानून के लिए मैंने आपसे कहा कि एक बारी जो पूरा मुद्दा है वो एक बारी हमारे सामने पूरा हम देख तो ले कि मुद्दा क्या है, उसके बाद तो हम टिप्पणी करेंगे। थैंक यू। कानून की पूछा जा रहा है। A question on the farm laws. Niti Aayog member and a piece of communication has come out in which it shows that on 12th of November, the member allegedly wrote to the CM specifically asking for certain feedback on the farm laws. The chief minister and nobody from the secretariat actually responded for over 1.5 months, but the CM then tore off a copy of the farm laws in the assembly, and at the same time also showed the protesting farmers at Singhu border solidarity. So ma'am, your opinion on that, what do you have to say? So I received this communication, saw this communication just now. We are currently, I have no information about when this communication was received at the CM office. Once we have more details about it, we would be able to comment. Thank you. मैडम, ये जो फार्म लॉज पे जो अर्जुन जी ने जो बिल फाड़ा था, क्या वो री नोटिफिकेशन फार्म बिल को जो आपने बिल एक्ट बनाया है उसको आप फिर से आप डालेंगे कि हमने कुछ नोटिफाई नहीं किया है। कोई भी केंद्रीय कानून केंद्र सरकार नोटिफाई करती है।
राज्य सरकार नहीं नोटिफाई करती है। कोई भी केंद्रीय कानून जिस दिन राष्ट्रपति उस पे साइन कर देते हैं वो पूरे देश में कानून बन जाता है। कोई भी राज्य सरकार किसी भी केंद्रीय कानून को नोटिफाई नहीं करती है। इन तीनों कानूनों को केंद्र सरकार ने ही नोटिफाई किया है। थैंक यू। लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि आपने जो आप देख तो लीजिए एक बार। सिंपल संवैधानिक अरेंजमेंट मैं आपको समझा रही हूं। जो राज्य सरकार का कानून होता है वो राज्य सरकार नोटिफाई करती है, जो केंद्र सरकार का कानून है वो केंद्र सरकार नोटिफाई करती है। किसी भी राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार के कानून को नोटिफाई या डी नोटिफाई करने की कोई भी पावर नहीं होती है। जिस दिन से राष्ट्रपति कानून पर साइन करते हैं उस दिन से वो पूरे देश भर में लागू खुद हो जाता है। ये एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन का अरेंजमेंट है। क्योंकि वो केंद्र सरकार द्वारा वो कानून पास हुआ है इसलिए वो पूरे देश भर में स्वतः लागू है। देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार कुछ तो संवेदना दिखाएगी इस देश के किसानों के प्रति। आज 1 महीना होने को आ गया है कि इस कड़कड़ाती हुई ठंड में हमारे देश का अन्नदाता खुले आसमान के नीचे सो रहा है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है कि वो बिल्कुल किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, कि उन्होंने तय कर लिया है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी हम तो किसानों के हित में कानून लेके आए हैं, लेकिन अगर किसान खुद वो कानून नहीं चाहते हैं तो ये कैसा हित है? अगर किसान खुद कह रहे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पे बॉर्डर पे आ गए हैं, कह रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो ऐसा क्या अहंकार है, ऐसा क्या गुरूर है केंद्र सरकार का कि किसानों के हित में ही अगर काम करना है तो आप कानून वापस क्यों नहीं ले सकते?